नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के 50 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम बात करेंगे। और इस वन शॉर्ट वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आपके आने वाले हैं। देखिए बच्चों, हम आज वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यही डिफरेंट होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट। देखिए, एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो 70 नंबर का पूर्णांक आपके लिए भी रहता है और 70 नंबर का पूर्णांक उस टॉपर बच्चे के लिए भी रहता है। एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है उसमें 70 में सबसे अच्छा करके आएगा तो उसको 40 नंबर मिलते हैं, लेकिन उतना ही लिख कर आता है उसको 65 नंबर, लगभग 65 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन वो क्या करता है उतने टाइम में कि टॉपर जो है उन टॉपिक को पढ़ता है जो उसके लिए आईएमपी रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो एक तरफ से पढ़ता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता। तो बच्चों, अब आपके पास वो टाइम नहीं बचा है पूरा सिलेबस आप कंप्लीट पढ़ें। अब आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस जिनके सबसे ज़्यादा हैं। और ऐसे ही टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इनका रिविजन करवाने वाले हैं। और इससे इन क्वेश्चंस को एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी चैनल पर आप जाएंगे उसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आज हम दोबारा रिविजन क्यों करेंगे? क्योंकि हमने फिजिक्स का रिविजन करवाया था, उसमें आप में से कई बच्चों ने कमेंट किया सर हमें केमिस्ट्री का भी रिवीजन करवा दीजिए। हम लोग नए जुड़ रहे हैं, हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। तो प्लीज़ बच्चों, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो एक बार पढ़ लें और जो भी बच्चे पुराने हैं वो एक बार रिवीजन कर लें, ताकि आप जो है जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारा पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन क्या है, समझो इसको ध्यान से। इसमें देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, तीसरा सही है, 0.0019 है। लेकिन अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, यानी कि ऑप्शन जो है सही तो है लेकिन कैसे सही है, तो इसको हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, समझो ध्यान से। हमें सबसे पहले क्या करना है, 90 ग्राम जल है तो हम सबसे पहले जल के मोल निकाल लेंगे। हम निकालेंगे, बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, हम निकालेंगे H2O के मोल। हमारे पास जो H2 है हम इसके मोल निकालेंगे। हाइड्रोजन इसके अगर मोल निकालेंगे तो इसका भार अपॉन में अणुभार, इसका भार कितना है 90 ग्राम दिया है और इसका अणुभार एक जो H2O होता है इसका 18 होता है, आप निकाल के देख लेना। और ये सबको पता होना चाहिए, 18 पंचे 90, यानी कि H2O के जो मोल आए स्मॉल n = 5 आ गए। ठीक है, जल के मोल इतने आ गए। अब हमें निकालना है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये सूत्र होता है ग्लूकोज। तो हम ग्लूकोज के मोल निकालेंगे। एक कार्बन के लिए 12 होता है और 6 है तो 12 चिंग। एक हाइड्रोजन का 1 इंटू है कितने 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है कितने 6, वाचिंग 72 प्लस 12 प्लस 16 96 96। इनको आप जोड़ेंगे 16, इधर जो 100 और 170 180, यानी कि इसका आ गया अणुभार 180 आ गया। ठीक है, 180 इसका अणुभार आ गया। अब इसके मोल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज है इसका वेट कितना दिया गया 1.8 ग्राम, कितना दिया गया 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाई 180, 180 हटाएंगे, दशमलव लगाएंगे 0, 18 × 18 1/100, 1/100। इसको और भी सही करेंगे, लगाएंगे दशमलव ऊपर 0 फिर 0 फिर 0, 100 × 100, यानी कि 0.01 मोल आ गए। और इसको बच्चों हम लिख लेते हैं कैपिटल N से। ठीक है, उसको स्मॉल n से लिख लिया, इसमें कैपिटल N से लिख लिया। तो ये तो हमारे दोनों के मोल निकाल लिए हमने। ठीक है, अब बच्चों में कहता क्या है कि ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालो। अब अगर हम ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालेंगे, हम लिखेंगे ग्लूकोज का मोल प्रभाज। ठीक है, ग्लूकोज का हमें निकालना है मोल प्रभाज। देखो हम कैसे निकालेंगे। हमें जिसके निकालने हैं उसको सबसे पहले इधर देखो, मोल प्रभाज जिसको हमें निकालने हैं उसको ऊपर लिखना है, बटे हमें कुल मोल लिखने हैं। कुल मोल विलय के मोल और विलायक के मोल, यानी कि दोनों के मोल लिखना होता है। अब ग्लूकोज के मोल हमें पता है कितने आए हैं, 0.1 मोल, 0.01 है। ठीक है, अपोन में 0.01 प्लस हमारा क्या स्मॉल n, यानी कि जल के मोल कितने आए थे 5 आए थे। ये क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाय हो जाएगा 5.01। ठीक है,
2 संख्या के बाद इधर है, 2 संख्या के बाद इधर है, 1/501 लगाएंगे दशमलव, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। अब ये 5 1 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएंगे, 1 जाएगा, फिर लगभग 9 बार चला जाएगा। इसको भाग कर लेना, इतना आ जाएगा, इसके आगे भी आएगा तो आप देख लेना, ठीक है। यानी कि 0.001 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सही है। इस तरीके से हमने इसका मूल प्रभाजन निकाला है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लेना। अब शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.56 होती, बताएंगे तो आप याद रख लेना, एक कांस्टेंट होती है, इसके अलावा और कोई मान हो नहीं सकता है, तो इसको हमें बताना भी नहीं। मोलरता जैसे निकाली जाती है आप निकाल लेना अगर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? देखो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। श्यानता नहीं होता, प्रकाशीय घूर्णन नहीं होता, पृष्ठ तनाव नहीं होता, यानी कि जो प्रासरण दाब होता है ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। और बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। भौतिक गुण जो है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, वो आपका पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस केमिस्ट्री होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है कि निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। किसके जलीय विलयन का जो क्वथनांक है वो सबसे अधिक होगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें मैंने क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन वगैरह, क्वथनांक निकालना हमको सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो आप लोग याद रख लेंगे 1% ENA CaCl2 के होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बच्चों क्वेश्चन है हमारा कि किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी की गणना की जा सकती है। यानी कि किस सूत्र के द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक केवी की गणना की जा सकती है, तो वो सूत्र है m/Tv/W होता है, इंटू W होता है, एक कैपिटल W है, 1000 में अपॉन स्मॉल w होता है। यानी कि ये केवी इक्वल टू सूत्र होता है। अगर आप टीवी लगाएंगे तब भी ये सूत्र रहेगा, आपको चीज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर टीवी पूछ रहा है, यानी कि के भी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। जब आप टीवी पूछेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। आप लोग उस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो एक बार देख लो, आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि हो जाए। देखो एक के वी इक्वल टू सूत्र हमारा क्या है, देखो m है, इंटू में टीवी है, इंटू में कैपिटल W है, अपॉन में 1000 है, इंटू में स्मॉल w है। अब अगर हमें टीवी चाहिए तो हम एक इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, समझो इसको ध्यान से, इसके बट्टे में 1 मान के हम टीवी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक केवी हो जाएगा, इंटू में 1000 हो जाएगा, इंटू में आपका स्मॉल w हो जाएगा, और बटे में m आ जाएगा, इंटू में आपका कैपिटल W हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा टीवी के लिए, ठीक है, समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा। देखो इनमें से कौन सा है जिसका परासरण दाब सबसे कम होगा, स्वर्ण विलयन का। और कई बार स्वर्ण संख्या के बारे में क्वेश्चन आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है इस टाइम जो है बोर्ड एग्जाम में, और शायद आपके बोर्ड एग्जाम 2025 जो है होने वाला, उसमें भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो सिलेबस में उस तरीके से वो टॉपिक नहीं है। निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका, इन विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका है आपको पता है, 1 मोल NH4 का होल ट्राइज PO4, ठीक है। 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। देखो मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझ लो एक बार। हमारे पास देखो हमें दिया गया यहाँ पर W का मान दिया गया है 8 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया गया है 450 ml, ठीक है। NaOH दिया गया है। NaOH का अणुभार आप निकालेंगे का अणुभार, Na का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 + 1, 16 17 23 40, इसका अणुभार आ जाएगा 40, और हमें मोलरता निकालनी है। आई होप आपने मोलरता इक्वल टू एक सूत्र पढ़ रखा होगा, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या। इसमें हम सूत्र लगा देते हैं जिसमें हम ml में वैल्यू रखते थे। 1000 इंटू में आपका W होता है, वेट होता है, EM होता है, इंटू में आपका V होता है। और जब 1000 लिखते हैं यहाँ पर, जब ये सूत्र लगाते हैं तो हमें जो मान रखना पड़ता है वो बच्चों ml में ही रखना पड़ता है। और यहाँ पर मान जो है बच्चों हमें ml में ही दिया गया है, तो देखो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, गुणे W का मान आपके पास 8 है, 8 ग्राम की बात कर रहा है,
m का मान अभी अनुभार निकाल चुके हम लोग, कितना आया 40, इनटू में आपका v कितना है, जो आयतन है ये दिया गया 450 ml, और यहाँ पर मान हमें ml में ही रखना। देखो इस जीरो से एक जीरो वाला कैंसिल, और इस वाले जीरो से एक जीरो ए कैंसिल, ठीक है। अब इसको 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10 और 5 नेम 45, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2, इनटू में 2 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि बच्चों 4/9। देखो 4/9 बचा, इसको भाग करेंगे, लगाएंगे दशमलव ऊपर जीरो बढ़ा देंगे, 4 नेम 9 चौक 36, फिर 6 बचेंगे, 9 चौक 36, 36 36 36 36, यानी कि 0.4444 आता चला जाएगा, जो कि यहाँ पर अच्छे से आंसर दिया गया। इस तरीके से हमने निकाला है। तो निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलेन कौन है, पृष्ठ तनाव। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से पढ़ लो कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। देखो 180 ग्राम जल है, उसमें जल के कितने मोल हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मोल अभी हमने जल के निकालना सीख लिया है, H2O के मोल अभी हमने पीछे देख चुके हैं जब पहला क्वेश्चन किया था। मोल निकालने की जो भी भार दिया गया अपोन में उसका अणुभार जल का आता है 18 और 18.180, यानी कि 10 मोल। इस तरीके से ये राइट आंसर हुआ है, बिल्कुल सरल था, हलवा था। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 क्षार धातुएं ए, बी, सी व डी हैं, इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने दिए गए तथा बोल्ट इसमें प्रबलतम अपचायक कौन है। सबसे ज़्यादा अपचायक वो होता है बच्चों जिसका मान सबसे ज़्यादा निगेटिव में होगा, सबसे ज़्यादा जो निगेटिव होगा वही सबसे प्रबल अपचायक होगा। तो इसमें पहले वाला जो है वो सबसे ज़्यादा निगेटिव है, फिर जो है, फिर ए है, फिर ए है। जो पॉजिटिव है वो सबसे कम होगा, ठीक है। तो निगेटिव ए 3.05 है, यही सबसे प्रबलतम अपचायक हो जाएगा। तो इसका पहला वाला ही ऑप्शन हमारा राइट है। अब यहाँ पर देखो क्रम पूछा गया, ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना दिया गया। तो इनमें सबसे प्रबल अपचयन शक्ति का क्रम, इसकी अपचयन शक्ति का जो क्रम हो जाएगा, देखो सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है, 2.5 है, फिर ए है, फिर ए, यानी कि सी वाला सबसे ज़्यादा, फिर बी है, फिर ए है। तो क्या करना है हमें, इसमें इनका क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा माइनस कौन है, सी वाला, और सबसे प्रबल फिर ए बी वाला, फिर ए वाला। तो इस तरीके से सी वी ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए जीरो के, ठीक है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर इसका मान जो बढ़ेगा कि घटेगा। तो अगर वेग स्थिरांक का जो मान है, अगर आप तापमान बढ़ाते हैं, जब हमने डेरिवेशन सिद्ध कराया था वहाँ पर आपको बताया था, ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा। फिर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि आप ताप बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, वेग स्थिरांक बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आई होप आपको इतने क्वेश्चन जो भी हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या है। और ये जो सूत्र है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, जिस टाइम आप न्यूमेरिकल को हल कर रहे थे, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पर आपको काम देगा। जब आप प्रथम कोटि के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 30% पूर्ण होने में इतना समय लगा, 20% पूर्ण होने में कितना समय लगा, तो वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। क्या होता है, K = 2 होता है 2.303 अपॉन में T होता है log 10 A/A माइनस का X होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अर्धायुकाल यानी कि T हाफ है, ये भी न्यूमेरिकल आते हैं इस सूत्र पर भी। K = 2 होता है 0.693 अपॉन में T हाफ होता है। 9 3 कभी मिलेगा, 9 और 3 तक, कभी कभी 2 मिल जाता है तो 2 नहीं याद रहता, तब भी कोई टेंशन नहीं, 3 तक हमें ज़्यादातर प्रयोग में हम लोग लाते हैं। अगला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग पूर्ण होने में लगा संबंध जो है T हाफ, उसमें संबंध क्या होता है। देखो इसकी प्रारंभिक जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया यानी कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसके अर्धभाग पूर्ण होने में लगा जो समय होता है T हाफ जो होता है, वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता जो होती है उस पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं रहता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 400 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। अब यहाँ पर हमें अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना तो ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखो इसको हम सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। देखो हमारे पास सूत्र क्या है, K = 0.693, हम इतने लगाएंगे, अपॉन में क्या है T हाफ है, T 1/2 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्धायुकाल दिया गया 400 सेकंड है, ठीक है। इसमें वेग स्थिरांक आपसे पूछा गया 400 सेकंड, यानी कि K = क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन में आपका हो जाएगा 400, ठीक है।
हटाया दशमलव, नीचे हमने 3 जीरो बढ़ा दिए, 1 2 3, ठीक है। अब देखो 4 से काटो इसको, 4 एकन 4, बचे 2, इधर कितने हो गए 29, 4 सत्ते 28, बचा 1 हुई गए 13, 4 तियाँ 12, लगाया दशमलव, 4 तियाँ 12, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, ठीक है। इतना हो गया 173.2 के इक्वल टू 173.2। अब देखो इधर 10 की घात देखो बच्चों इधर क्या हो जाएगा, इन जीरो को हटाएंगे 10 की घात प्लस में हो जाएगा, क्या 5 है तो 5 जीरो प्लस में, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 10 की घात माइनस के 5 आ गया। ए इसका बेग स्थिरांक आ गया, के इक्वल टू ए मान आ गया। लेकिन हमें ऑप्शन में किस तरीके से दिया गया, दशमलव में दिया गया, ठीक है। तो 10 की घात 5 है। देखो अब हमें क्या करना है, जब हम दशमलव में घात को इधर बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पर दशमलव है, इधर हम जब जाएंगे ले जाएंगे इस दशमलव को, तो हमें घातें प्लस में काउंट करनी रहती। लेकिन अगर दशमलव इधर होता, हम इसको इधर लाते, तो हमें घातें माइनस में काउंट करना रहता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पर जीरो इसके 2 संख्या के बाद ले आ रहे हैं, 1.73 रख रहे हैं, गुणे क्या हो जाएगा, इसमें प्लस की जुड़ेंगे तो माइनस की कम हो जाएंगी, तो 10 की घात माइनस के 3 बचेगा, और इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए मान आ गया। इस तरीके से इसको लाया गया है। अगर आप सूत्र में मान रखकर इजली से हल करते हैं तो आपका हर एक आंसर आ जाएगा इन सूत्र की सहायता से। तो इसीलिए आपको सूत्र पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो मोल, लिटिल इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है, मात्रक भी, और कभी कभी प्रथम कोटि का पूछा जाता है। देखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। और एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है, ठीक है। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व कौन सा है, देखो जो संक्रमण तत्व होते हैं इनमें 4D श्रेणी का तत्व कौन है, 2047 है, ठीक है, याद रखेंगे 4D श्रेणी, ठीक है। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता तब इस यौगिक में विद्यमान क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन, आवंदित इलेक्ट्रॉन युग्म, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या नन, इनमें से कोई नहीं। देखो कोई भी यौगिक है वो रंगीन यौगिक तभी बनाएगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। देखो एक कंपाउंड दिया है जिसमें CO की समन्वय संख्या ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा, कैसे निकाला जाता सारा कुछ बता चुका हूँ, पेपर सॉल्व करवाता हूँ, वहाँ पर मिलता, सारी चीज़ें बता रखा हूँ। ये चीज़ मत पूछना बच्चों कि सर कैसे निकालते हैं। अगर आपको इसको पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको वो वीडियो बता देंगे, उसको आप देख लेना, आप इजीली से इसके मास्टर बन जाएंगे। कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है, तो Al ट्रिपल पॉजिटिव होता है, एक्सेप्शन है, ए नहीं बनाता, और ये सारे बना लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड क्वेश्चन है ये वाला भी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हेलोफार्म किसके ट्राई हेलोजन होते हैं। देखो हेलोफार्म जो होते हैं वो किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, देखो ए मेथेन के होते हैं, एक किसके होते हैं, मेथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, कौन, हेलोफार्म। और एक क्वेश्चन आप याद रख लेना, क्योंकि ए भी एथेन है, बेंजेन है और प्रोपेन है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड वाले, ए इसमें डबल बॉन्ड है, ईन है। निम्नलिखित अभिक्रिया, एक आपको रिएक्शन दी गई, इसका उत्पाद क्या बनेगा इसमें आपको बताना। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर देंगे, क्लोरोविनिन को बना देंगे C6H5Cl और HCl निकालकर बैलेंस कर देंगे, जो कि बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये रिएक्शन तब बन सकती है जब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ना हो। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है तो आप समझ रहे हैं क्या बनेगा, C6H5 C6 बनेगा, ठीक है, Cl6, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे। क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु से धीरे धीरे ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है, जो कि बहुत ही जहरीली होती है। क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ पर होता है, औद्योगिक विलायक के रूप में हम क्लोरोफार्म का प्रयोग करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लेते हैं इनको। ग्लूकोज को एथिल एमीन में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन है, ग्लूकोज को अगर हमें एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करना है, एथिल अल्कोहल में, तो हम उसमें एंजाइम यानी कि ग्लूकोज जो होता है, मिठाई से दारू कैसे बनाई जाती है, इन सारी चीज़ों में जो एंजाइम प्रयोग में आता है वो जाइमेज होता है। आई होप आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से पहचाना क्या जाता है। देखो जो हमारा ल्यूकास अभिक्रमक होता है, उस ल्यूकास अभिक्रमक के द्वारा हम किसकी पहचान करते हैं, तो ल्यूकास अभिक्रमक के द्वारा हम अल्कोहलों की पहचान करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, 3 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, याद रख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक सूत्र दिया गया, इसमें कितने प्राथमिक एमीन संभव है, तो 4 हैं, 4 ही प्राइमरी एमीन हम बना सकते हैं। एक आपको रिएक्शन दी गई, इसमें RNC बना, KCl बना, H2O बना, ये रिएक्शन कौन सी है। अब यहाँ पर निशान लगा तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया बता देंगे। यहाँ पर हम लोग एनिलीन लेते थे, C6H5NH2 लेते थे, और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बन रहा था, हम लोगों ने कई बार कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया नेम रिएक्शंस पे पढ़ा है और इसको पढ़ाया भी है। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक है ब्रोमीन जल।
Br2 अपॉन में KOH होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन के जल अपघटन में प्रयोग होता है फ्रक्टोज। कैल्सीफेरॉल कहलाता है क्या? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्योंकि इन विटामिन के जो रासायनिक नाम है ये भी बोर्ड के पेपर में आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद कर लेंगे ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता, सेलुलोज, जो कि जानवरों में पचता है, ठीक है। फाइब्रोबैक्टर सर्सिनो जैसा एक बैक्टीरिया होता है जो जानवर में पाया जाता है, वो सेलुलोज का पाचन कराता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल आपका चैप्टर है उससे। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? देखो बच्चों, डीएनए में क्या होता है, आपका एक यूरेसिल कंपाउंड होता है जो कि आरएनए में पाया जाता है, वो डीएनए में नहीं पाया जाता। लेकिन थायमिन जो है वो आरएनए में नहीं पाया जाता, वहाँ पर आपका यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम है विटामिन सी का, अभी मैंने बता चुका हूँ। निम्न में से कौन एक मोनोसैकेराइड है? तो फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। कार्बिल अमीन क्रिया देता है कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया जो होती है एमीन बनाने की प्रक्रिया होती है, इसमें हम प्राथमिक अमीन के कंपाउंड है उनको प्राप्त करते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक आपको रिएक्शन दी गई, इसका मुख्य उत्पाद क्या है? आपने कई सारे नियम पढ़े होंगे बोर्ड के पेपर के लिए और मैंने भी पढ़ाया है, तो आई होप आपको याद होगा। इसमें एक कंपाउंड V22 जो इन है वो 80% बनता है और एक आपका 20% बनता है। आपको बताना है कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया है। हिंसबर्ग अभिक्रमक क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है एक हिंसबर्ग अभिक्रमक है, याद रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सी अमीन कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देगी? देखो यहाँ पर ये द्वितीयक अमीन है, ए भी प्राथमिक अमीन, ए भी प्राथमिक अमीन, ए भी प्राथमिक अमीन। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया द्वारा हम प्राथमिक अमीन का निर्माण करते हैं, लेकिन ये द्वितीयक अमीन है, इसका निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। RCOOH का COOAG दिया गया। VR, इसमें Br क्या होता है? जुड़ता है CCl4 की उपस्थिति रहती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। और ब्रोमीन जो यहाँ पर Br है, यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड बनाते थे और यहाँ पर हम लोग सिल्वर एसीटेट लेते थे। आपको नेम रिएक्शन याद होगी, जिसको हम लोग हुंस-डीकर अभिक्रिया के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, फास्जीन है, COCl2 है, एक बहुत ही जहरीली गैस है। निम्न में से कौन सा एक अनुचुंबकीय आयन है? Ni डबल पॉजिटिव एक अनुचुंबकीय आयन है। तो बच्चों ये जो 50 क्वेश्चन है इनको आप तैयार कर लेना, पढ़ लेना, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ना छूटे। और इन क्वेश्चंस को एक एक करके एक बार आप रिवीजन कर लेना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अगर जो भी बच्चे दूसरी बार देख रहे हैं उनका रिवीजन हो गया होगा, आप उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप एक बार और वीडियो खोल कर देख लेंगे। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिए, हम उनका सोल्यूशन वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।